हेलो दोस्तों, लर्निंग के नए अंदाज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम भारत की नदियों के बारे में डिस्कस करेंगे। भारत की नदियों को मैप वाइज समझेंगे और इससे रिलेटेड जो भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं उनको भी इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले नदियों के बारे में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लेते हैं। नदियाँ, कोई भी नदियों का मेन उद्देश्य होता है अपने से किसी बड़ी नदी में मिलना या फिर किसी सागर में जाके गिर जाना या सागर में जाके मिल जाना। हमारे पास भारत की जो नदियां हैं उनको दो भागों में विभाजित किया गया है। एक है हिमालयन नदियां और दूसरी है प्रायद्वीपीय नदियां। हिमालयन नदियां वे नदियां होती हैं जो हिमालय क्षेत्र से निकलती हैं और प्रायद्वीपीय नदियां वे नदियां होती हैं जो दक्षिण भारत के जो भी पर्वतीय इलाके होते हैं उनसे जो नदियाँ निकलती हैं वो प्रायद्वीपीय नदियाँ कहलाती हैं। ठीक है। हिमालयन नदियाँ देखिए, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और नेपाल होते हुए इधर का जो पूर्वोत्तरी इलाका है उधर में हिमालयन पहाड़ियाँ हैं, हिमालयन रेंज जिसको बोलते हैं। अब इसमें से एक इम्पॉर्टेंट नदी निकलती है सिंधु नदी। सिंधु नदी तिब्बत में स्थित मानसरोवर से एक नदी निकलती है सिंधु नदी। वो जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में जाके मिल जाती है। इसकी लंबाई, टोटल लंबाई है 3180 किलोमीटर। 3180 किलोमीटर इसकी लंबाई है। सिंधु नदी की बहुत सारी सहायक नदियां हैं जिनका क्रम याद करना बहुत जरूरी है। इनकी सहायक नदियां टोटल मुख्यतः 5 सहायक नदियां हैं। ठीक है। सिंधु नदी के ठीक नीचे है झेलम, उसके बाद है चिनाब, रावी, ब्यास और उसके ठीक नीचे सतलज नदी। ये टोटल 5 मुख्यतः सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। अब इससे ऑब्जेक्टिव्स क्या बनते हैं? श्रीनगर, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी किनारे स्थित है? तो वो है झेलम नदी किनारे स्थित है। जम्मू किस नदी किनारे स्थित है? तो वो है चिनाब नदी किनारे स्थित है। रावी पे एक बहुत ही मुख्य बांध है रंजीत सागर बांध, जिसको हम लोग थिन बांध के नाम से भी जानते हैं। वो रंजीत सागर बांध रावी नदी पे बनाया गया एक बांध है। सतलज नदी पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। ये भारत का सतलज नदी के ऊपर एक बांध बना है जिसको भाखड़ा नांगल परियोजना बोलते हैं। ये भारत का सबसे ऊंचा बांध। अब इससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच जो सिंधु नदी के साथ साथ और जो उनकी सहायक नदियां हैं उनके बीच उन नदियों का जल का बंटवारा किया गया है सिंधु जल समझौता के अंतर्गत। ये सन 1960 ईस्वी में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा विश्व बैंक की अध्यक्षता में एक समझौता किया गया था भारत और पाकिस्तान के बीच जल के डिस्ट्रीब्यूशन को लेके। उस समझौते के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं देखिए, वो जानिए। भारत की सबसे उत्तर की जो 3 नदियां हैं, कौन सी? सिंधु, झेलम और चिनाब। ये 3 नदियों का 80% पानी, ठीक है, 80% पानी पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा और 20% पानी भारत इस्तेमाल करेगा। और बाकी की जो 3 नदियां हैं रावी, ब्यास और सतलज, ये 3 नदियों का 20% पानी पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा और 80% पानी भारत इस्तेमाल करेगा। ये सिंधु जल समझौता की मुख्यतः बातें हैं। अब आते हैं भारत की और एक इम्पॉर्टेंट नदी गंगा नदी के बारे में बात करते हैं। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई टोटल 2525 किलोमीटर है। ये हिमालयन रेंज के गंगोत्री से निकल के गंगोत्री या फिर गौमुख बोलते हैं, वहाँ से निकलकर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड का एक छोटा हिस्सा, उसके बाद पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में जाती है और उसके बाद में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है।
अब गंगा नदी से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। वो क्या कि गंगा नदी के किनारे कौन कौन से मुख्य शहर बसे हुए हैं। तो सबसे पहले मुख्य शहर हरिद्वार है, हरिद्वार, कानपुर, आपका बनारस, इलाहाबाद, पटना, ये सब जो है गंगा नदी के किनारे बसे हुए शहर हैं। अब जो गंगा नदी है, वो गंगा नदी का नाम गंगा तब पड़ता है जब दो नदियाँ, कौन कौन सी, भागीरथी और अलकनंदा, ठीक है, भागीरथी और अलकनंदा, ये दो नदियाँ देवप्रयाग में, ठीक है, देवप्रयाग में मिलती हैं, तो उसका नाम वहीं से वहाँ उसका नाम गंगा पड़ता है, ठीक है। दो नदी भागीरथी और अलकनंदा दोनों नदियाँ जब मिलती हैं तो देवप्रयाग में मिलती हैं, और वहाँ से जो सिंगल नदी बनती है वो उस नदी का नाम रखा जाता है गंगा, ठीक है। देवप्रयाग में पूछता है कि गंगा नदी का नाम गंगा कौन से जगह पे पड़ता है, तो देवप्रयाग में पड़ता है। या फिर दो नदियाँ कौन सी जगह पे मिलती हैं जब से उसका नाम गंगा रखा जाता है, तो वो है देवप्रयाग में। कौन सी दो नदी, भागीरथी और अलकनंदा, ये दो नदियाँ जब देवप्रयाग में मिलती है तो उसका नाम गंगा पड़ जाता है, ठीक है। गंगा नदी की बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं, ठीक है, बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं। तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि भारत की सबसे लंबी सहायक नदी, सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो वो है यमुना। यमुना गंगा नदी का सबसे बड़ी सहायक नदी है। वो भी कहाँ से निकलती है, यही हिमालयन रेंज से निकलती हैं, और ये जाके यमुना गंगा जी में मिल जाती हैं प्रयागराज में, यानी इलाहाबाद में जाके मिल जाती है, जिसको हम बोलते हैं ना संगम, गंगा यमुना सरस्वती का संगम इलाहाबाद में है। तो ये यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और इसके अलावा भी बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं। अब गंगा नदी यहाँ पे लिख देते हैं, इसकी बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं। इसमें एग्जाम्स में क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, गंगा नदी के उत्तर से कौन कौन सी नदियाँ हैं जो उनकी सहायक नदियों में जानी जाती हैं, तो वो हैं यहाँ से रामगंगा, गोमती, घाघरा और मेन है कोसी। ये सब नदियाँ उत्तर से मिलती हैं, और बहुत सारी और भी नदियाँ हैं जो पश्चिम दिशा से मिलती हैं। एक तो आपका ये हो गया यमुना, और पश्चिम से मिलने वाली नदियाँ कौन सी हैं, यमुना, चंबल, बेतवा, केन, और वो कौन सी नदी है जो गंगा जी में दक्षिण से मिलती हैं, तो वो है सोन नदी, ठीक है। एक नदी ऐसी है जो दक्षिण दिशा से मिलती है, वो है सोन नदी। तो ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। गंगा नदी जब बांग्लादेश में पहुंचती है तो गंगा नदी का नाम चेंज होके वहाँ पे पद्मा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। गंगा नदी जब बांग्लादेश में पहुंचती है तो किसके नाम से जानी जाती है, पद्मा के नाम से जानी जाती है। अब एक और इम्पोर्टेंट नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, सॉरी यहाँ पे मान सरोवर गलती लिख दिया था। दूसरी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बात करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी भी मानसरोवर के पास से निकलती हुई तिब्बत के एरिया से होती हुई भारत के अरुणाचल प्रदेश और असम होते हुए बांग्लादेश में जाती है, और बांग्लादेश के बाद में ये बंगाली खाड़ी में मिल जाती हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई टोटल 2900 किलोमीटर है। टोटल कितनी लंबाई है, 2900 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र नदी टोटल लंबाई 2900 किलोमीटर, लेकिन इसका भारत में टोटल क्षेत्रफल केवल 915 किलोमीटर ही है, ठीक है, 915 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में या फिर जो वर्तमान का चाइना जिसको बोलते हैं, चाइना में या फिर तिब्बत में इसको शापो के नाम से जाने जाते हैं, सांगपो के नाम से जाना जाता है, और अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में इसको दिहांग के नाम से जानते हैं, दिहांग। और बाकी पूरे भारत में ब्रह्मपुत्र नदी ही बोला जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसका नाम पड़ जाता है जमुना,
ठीक है। और गंगा और जमुना दोनों बांग्लादेश में पहुंचने के बाद मिल जाती है और एक सिंगल नदी बनती है जिनको बांग्लादेश में मेघना के नाम से जाना जाता है, मेघना के नाम से जानते हैं, ठीक है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। अब दोनों नदियां बांग्लादेश में मिलने के बाद में जो सिंगल नदी बनती है उसको वहाँ पे मेघना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है, एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं कि बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है, या फिर ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, या फिर दोनों नदियाँ जब मिलती हैं तो किस नाम से वहाँ पे पुकारते हैं। अब ये दोनों नदियाँ यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियाँ जब बांग्लादेश से होने के बाद में जब समुद्र में मिलती है यानी बंगाल की खाड़ी में मिलती है तो डेल्टा का निर्माण करती हैं। डेल्टा, उसका नाम है सुंदरबन डेल्टा, जो कि आप लोगों ने सुना होगा, इसके ऊपर मूवी भी बन चुकी है। ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। सुंदरबन डेल्टा क्या होता है, जब कोई नदी ये समुद्र में मिलती है, ठीक है, ये समुद्र में जब मिलती है तो वहाँ पे बिल्कुल नदी और समुद्र के मुहाने पे एक ट्रायंगल शेप में कुछ भूभाग जो है वो ट्रायंगल शेप बनाता है। वो किस तरह से होता है, देखिए डेल्टा के बारे में आप शॉर्ट से जानकारी सुन लीजिए। कोई भी नदी अपने साथ जल के साथ साथ बहुत सारे रेती मिट्टी के पार्टिकल्स ये अपने साथ में बहाव के ले जाता है, और जब वो समुद्र में मिलता है तो उसके मुहाने पे वहाँ पे एक भूभाग बना देता है, एक टीला बना देता है, जिसको हम लोग डेल्टा के नाम से जानते हैं। तो सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो कि बांग्लादेश के पास में बांग्लादेश में जब नदी समुद्र के साथ मिलती है तो वहाँ पे ये डेल्टा बनता है, सुंदरबन डेल्टा के नाम से जानते हैं। अब राजस्थान में आते हैं। राजस्थान में एक ही इम्पोर्टेंट नदी है, वो है लूनी नदी। लूनी नदी अरावली की पर्वतों से निकलती हैं। देखिए अरावली की पर्वत श्रेणियाँ जो हैं आपने सुना होगा, ये पूरा दिल्ली से लेके गुजरात के जो कच्छ का जो क्षेत्र है वहाँ तक फैली हुई है, राजस्थान से होते हुए कच्छ के क्षेत्र में फैली हुई है। अरावली की पर्वत श्रेणी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणियों में से एक है, ठीक है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणियाँ कौन सी है, तो वो है अरावली की पर्वत श्रेणियाँ। और उन्हीं पर्वत श्रेणियों में से एक नदी निकलती है, लूनी नदी। और ये लूनी नदी बहुत इम्पोर्टेंट तब बनता है जब उसके बारे में एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये लूनी नदी न किसी नदी में मिलती है न किसी समुद्र में मिलता है। ये नदी जो गुजरात के पास में, यहाँ पे गुजरात में कच्छ का रण जिसको बोलते हैं, कच्छ के रण में जाके विलीन हो जाती हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा कौन सी नदी है जो कि न तो किसी नदी में मिलती है न किसी सागर में मिलती है, तो वो है लूनी नदी, जिसको सूखी नदी के नाम से भी जाना जाता है, सूखी नदी के नाम से भी जाना जाता है। और इसके लूनी नदी एक बहुत ही राजस्थान का इम्पोर्टेंट शहर है अजमेर से होके जाता है। अजमेर लूनी नदी के किनारे बसा हुआ है और एक कच्छ के रण में जाके विलीन हो जाता है। अब आते हैं मध्य भारत में एक जगह पड़ता है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बिल्कुल बॉर्डर पे, अमरकंटक से 3 दिशाओं में 3 नदियाँ निकलती हैं। एक इधर से निकलती है नर्मदा नदी, दूसरी निकलती है सोन नदी, और तीसरी नदी निकलती है महानदी। नर्मदा नदी अरब सागर में जाके मिलती है, सोन नदी गंगा नदी में जाके मिल जाती है, और महानदी जो है बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। अमरकंटक पर्वत श्रेणियाँ जो हैं वहाँ से ये तीनों नदियाँ 3 दिशाओं में निकलती हैं। अब इससे एग्जाम्स में क्वेश्चन क्या बनते हैं कि ऐसी कौन सी नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है और
तो वो कौन सी नदी है? सोन नदी। या फिर ये ऐसे क्वेश्चन आता है कि ये गंगा नदी में ऐसी कौन सी नदी है जो दक्षिण से आती है? तो वो है सोन नदी। नर्मदा नदी के ऊपर आते हैं। नर्मदा नदी के साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट नदी हम जान लेते हैं, इसी की पैरेलल में है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी और नर्मदा नदी के बीच में एक पर्वत श्रेणियाँ हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सतपुरा की पहाड़ियाँ। सतपुरा की पहाड़ियाँ, सतपुरा की पहाड़ियाँ या सतपुरा पर्वत रेंज बोलते हैं इसको। ये नदियाँ, दोनों नदियों के बीच में ये सतपुरा की पहाड़ियाँ होती हैं, पहाड़ियाँ हैं। इस एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनता है कि सतपुरा की पहाड़ियाँ किन दो नदियों के बीच में हैं? तो वो है नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में है। और एग्जाम में क्वेश्चन इससे रिलेटेड ये आता है कि ऐसी कौन सी नदी है जो पश्चिम में यानी अरब सागर में जाके मिलती हैं, पश्चिम की तरफ फ्लो करती हैं? तो भी हमारा आंसर होगा नर्मदा और ताप्ती नदी। या फिर ऐसी कौन सी दो नदी है जो अरब सागर में गिरती हैं? तो भी उसका यही क्वेश्चन को यही इंडिकेट कर रहा है, ये नर्मदा नदी और ताप्ती नदी अरब सागर में जाके मिलती हैं। बाकी सारी नदियाँ आप लोग देखेंगे, इधर की गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ये सारी बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती हैं। बाकी ये नदी है सिंधु नदी, तो ये सब पाकिस्तान से होकर जाती हैं, तो इसको हम नहीं लेंगे। जो भारत की जो नदियाँ हैं वो सीधे अगर अरब सागर में कोई मिलती है तो वो यही दो नदी है, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। ठीक है। नर्मदा नदी जबलपुर के पास में एक जलप्रपात बनाता है। जलप्रपात बोले तो जिसको हम लोग झरना के नाम से भी जानते हैं, वो वहाँ पे पहाड़, पत्थर वाले क्षेत्र से, पहाड़ी इलाके से ऐसे गिरती है, जिसको हम लोग झरना बोलते हैं या जलप्रपात बोलते हैं। उसको बोलते हैं धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात, ठीक है, जबलपुर के पास में। ठीक है। कौन सी नदी बनाती हैं? तो वो है नर्मदा नदी बनाती हैं। अब आते हैं महानदी। महानदी भी ये दक्षिण में फ्लो करते हुए बंगाली खाड़ी में जाके मिलती है। और इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि भारत की सबसे लंबा बांध किस नदी में बना हुआ है? तो वो है महानदी बना हुआ है। कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध ये महानदी पे बना हुआ है। ठीक है। अब आते हैं दक्षिण भारत की एक इम्पोर्टेंट नदी गोदावरी नदी पे। गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है और इसका उद्गम स्थल नासिक से होता है। देखिए, ये जो इलाका रहता है इस साइड का, यानी जो भारत का दक्षिण पश्चिम वाला ये जो रेंज है, ये पश्चिमी घाट बोलते हैं। और इधर का जो वो, इसको पूर्वी घाट के नाम से जाना जाता है। तो इधर भी पर्वत श्रेणियाँ हैं, इधर भी पर्वत श्रेणियाँ हैं। तो इधर का जो पर्वत श्रेणियाँ हैं ये थोड़ी ऊंची हैं, तो इधर से जो भी नदी निकलती है या फिर जो भी बारिश होता है वहाँ से ऐसे नदी के थ्रू होते हुए इस साइड यानी नीचे वाले हिस्से में जाता है। तो गोदावरी नदी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। गोदावरी नदी नासिक से निकलती है और महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाली खाड़ी में जाके गिरती है। गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा के रूप में जाना जाता है। दक्षिण भारत की गंगा, जैसे उत्तर भारत में गंगा जिस तरह से सम्माननीय है, वैसे ही दक्षिण भारत में गोदावरी नदी को सम्माननीय बोला जाता है, माना जाता है। इसलिए गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा या फिर वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन हमेशा आते हैं कि वृद्ध गंगा को किस नदी को बोलते हैं या फिर दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को बोलते हैं, तो वह गोदावरी नदी को बोलते हैं। अब एक और नदी है कृष्णा नदी। ये भी नदी बंगाली खाड़ी में जाके गिरती है। और ये महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। महाबलेश्वर से एक नदी निकलती है। महाबलेश्वर के पास जो पर्वत श्रेणियाँ हैं वहाँ से ये नदी निकलती है। और ये महाराष्ट्र, ये इसका डायरेक्शन ऐसे करके है, ऐसे करके, ठीक है। तो महाराष्ट्र, उसके बाद कर्नाटक के कुछ एरिया में जाता है, उसके बाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाली खाड़ी में गिरती है। ठीक है। कृष्णा नदी,
तो ये कृष्णा नदी पे बहुत सारे बांध भी बने हुए हैं, जिसमें आपका आता है कृष्णा नदी में कौन कौन से, कृष्णा नदी के ऊपर में कौन कौन सा बांध बना हुआ है, तो वो है अलमाटी बांध, श्री सेलम बांध, श्री शैलम बांध, ये दोनों बांध जो है कृष्णा नदी के ऊपर बना हुआ है। उसके बाद आता है एक और इम्पोर्टेंट नदी, कावेरी नदी। कावेरी नदी मुख्यतः 2 राज्यों से होकर गुजरती है। ये कर्नाटका से निकलती हैं और उसके बाद में तमिलनाडु होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है। कावेरी नदी के ऊपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कावेरी जल विवाद को लेके। कावेरी आप लोगों ने न्यूज वगैरह में हमेशा देखते होंगे, मतलब हमेशा तो नहीं, कभी कभी आता है कावेरी जल विवाद को लेके। क्योंकि ये 2 राज्य, कौन कौन से 2 राज्य, कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में एक वाटर का डिस्प्यूट है, जल का विवाद है, कावेरी जल विवाद जिसको बोलते हैं। अब होता क्या है कि जो कर्नाटक वाला इलाका है, कर्नाटक में ये कावेरी नदी का पानी जब ज़्यादा यूज हो जाता है, यूज कर लेते हैं, या फिर बांध वहाँ पे बना हुआ है वहाँ पे ज़्यादा यूज कर लेते हैं, तो तमिलनाडु में थोड़ी पानी की कमी आ जाती है। इसकी वजह से दोनों राज्यों के बीच में जल का विवाद बना रहता है, तो वो कावेरी जल विवाद के नाम से जानते हैं। वो कौन सी नदी है, कौन सा नदी है, कावेरी नदी के ऊपर में कावेरी जल विवाद है। और कौन 2 राज्यों के बीच में विवाद है, तो वो है कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में। अब और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हाँ, एक चीज़ ये याद रखिएगा, गोदावरी नदी की टोटल जो लंबाई है वो 1465 किलोमीटर है और कृष्णा नदी की टोटल लंबाई है 1288 किलोमीटर। ठीक है, कभी कभी एग्जाम से पूछ देते हैं कि देखिए भारत की सबसे लंबी कौन सी नदी है, गंगा नदी, जिसकी लंबाई है टोटल 2525 किलोमीटर। और भारत की सबसे लंबी दूसरी लंबी नदी कौन सी है, तो गोदावरी नदी, जिसको दक्षिण भारत की गंगा के रूप में जाना जाता है या फिर वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। उसकी लंबाई टोटल कितनी है, 1465 किलोमीटर। बाकी कृष्णा नदी 1288 किलोमीटर। ठीक है, और इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ये बनता है कि पूछ देगा कि कोई शहर का नाम, या फिर वो बोलेगा वो शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने बताया था ये नासिक वाला, नासिक में कुंभ लगता है। नासिक से कौन सी नदी निकलती हैं, तो वो है गोदावरी नदी। दूसरा कुंभ कहाँ लगता है, हरिद्वार में। ये गंगा नदी हरिद्वार से होके जाती है। हरिद्वार में कौन सी नदी है, तो गंगा नदी है। तीसरा कुंभ कहाँ लगता है, वो है उज्जैन। उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर जिसको बोलते हैं ना, महाकालेश्वर मंदिर वहाँ पे है। तो उज्जैन में कौन सी नदी है, उज्जैन बोलते हैं कि उज्जैन में कौन सी नदी है, तो वो शिप्रा नदी। और उसके बाद में है इलाहाबाद, जिसका नया नाम रख दिया गया प्रयागराज। तो प्रयागराज में कौन सी नदी है, वहाँ पे तो संगम है, गंगा यमुना सरस्वती का संगम है। मुख्यतः वहाँ पे गंगा और यमुना जी का संगम है। अभी सरस्वती नदी फिजिकली अभी अवेलेबल नहीं है, मतलब वो अभी बोला जाता है कि गंगा नदी के ठीक नीचे से होके जाती है, मतलब वो अभी सूख गई हैं, ऐसा है। वहाँ पे आप लोग जाके भी देख सकते हैं। और भी इम्पोर्टेंट नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि हैदराबाद में कौन सी नदी है। हैदराबाद में है मूसी नदी। ठीक है, मूसी नदी, हैदराबाद मूसी नदी किनारे स्थित है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि कलकत्ता किस नदी के किनारे स्थित है, तो वो है हुगली। देखिए, हुगली को मैं बताना भूल गया, हुगली ये पश्चिम बंगाल का ही जो उत्तर वाले इलाके हैं उन पहाड़ियों से स्टार्ट होता है और ये जाके बंगाली खाड़ी में मिलता है, हुगली नदी। और उसकी एक सहायक नदी है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दामोदर नदी। दामोदर नदी झारखंड में जो छोटा नागपुर के पहाड़ है वहाँ से निकलता है और जाके हुगली नदी में मिल जाता है, और वो जाके बंगाल की खाड़ी में, दोनों नदियाँ मिलके बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती हैं। दामोदर नदी को किस नाम से, देखो यहाँ पे दामोदर नदी को बोला जाता है कि बंगाल के सूख के नाम से जाना जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बंगाल का सूख किस नदी को बोला जाता है, दामोदर नदी।
और कोसी नदी को कोसी नदी भी इम्पोर्टेंट है। इससे क्या क्वेश्चन आता है कि बिहार का शोक किस नदी को बोला जाता है, तो कोसी नदी को बोला जाता है। बंगाल का शोक यानी पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को बोला जाता है, तो दामोदर नदी को बोला जाता है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो नदियों से रिलेटेड हैं, ये आपको याद करनी चाहिए। याद क्या, ये सब चीज़ें आपको मतलब ये वीडियो आप 2-3 बार देख लीजिए, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। जो जो चीज़ें एग्जाम्स में से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव बनते हैं वो सब मैंने बता दिए हैं, और आप इस वीडियो को एक बार देख लीजिए, अच्छे तरीके से दिमाग में बिठा लीजिए। बहुत ईजी है, मैप वाइज समझने से यही फ़ायदा होता है कि ये चीज़ें आपको दिमाग में बिल्कुल ये मैप बैठ जाएगा, तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे बहुत आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों जो कि किसी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कीजिए। धन्यवाद।